Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our very short and brief session on the life history or biography of Sylvia Plath. As we have already discussed in our previous sessions that without understanding the very workings of the life of this poetess, we are not able to fully comprehend and apprehend and appreciate the poems of the poetess Sylvia Plath. Therefore, it is imperative for us to negotiate with the life history, the biography of Sylvia Plath. Here is a very short and brief lecture taken from an internet source for you people. There are certain errors and mistakes, but it is still a good one. Please go through it, and we will also discuss it in some later stage. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक का नाम है सिल्विया प्लैथ। सिल्विया प्लैथ को डिस्कस करने से पहले मैं अपना चैनल आपको दिखा दूं, जिसमें मैंने लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं। अगर आपका टॉपिक इन वीडियोस से मिलता है तो इन्हीं वीडियोस के जो नोट्स हैं वो इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। वहाँ पर एक लिंक दिया हुआ होगा, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो आपको PDF की तरफ ले जाएगा, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं और उसको एग्ज़ाम्स में यूज़ कर सकते हैं। सिल्विया प्लैथ जो है एक अमेरिकन पोइट, नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ये पैदा हुई 1932 के अंदर बॉस्टन के अंदर, और 1963 में एट द एज ऑफ 30 इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। इनकी लाइफ को अगर हम पढ़ें तो इनकी मदर का नाम था ऑरियल प्लैथ, जो कि एक स्कूल टीचर थी, सेक्टेरियल स्कूल टीचर थी, और अब सिल्विया और उनके ब्रदर को इस तरह से सपोर्ट करती थी। इनके फादर का नाम ऑटो प्लैथ था, वो भी बाय टीचर प्रोफेशन थे, और डायबिटीज़ की वजह से उनकी डेथ हो गई। उनके पैर पे ज़ख़म हो गए थे और उन्होंने डायबिटीज़ में उसका इलाज नहीं करवाया, जिसकी वजह से अल्टीमेटमली उनकी डेथ हो गई। और इस चीज़ पे सिल्विया सारी ज़िंदगी अपने फादर से नाराज़ रही, क्योंकि जब उनके फादर की डेथ हुई तो उनकी उम्र 8.5 साल थी, 8.5 ईयर। और इसका एक्सप्रेशन, इस गुस्से का इजहार वो अपनी पोइम डैडी के अंदर करती हैं। ये पिक्चर है ऑटो प्लैथ की, ये इनके हस्बैंड हैं टेड ह्यूज, और ये सिल्विया प्लैथ हैं। सिल्विया प्लैथ एक अमेरिकन पोइट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, एडिटर हैं। इसके अलावा उन्होंने नॉवल लिखा, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल था। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल का मतलब है कि ऐसा नावल जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा हो, स्टिल उसके अंदर कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए हों, थोड़ी सिचुएशन बदल दी हो, थोड़ा मिर्च मसाला डाल दिया हो। इसके अलावा वो एक वर्चुअल आर्टिस्ट थी। वर्चुअल आर्टिस्ट स्कल्पचर बनाने वाले, पेंटर्स, ये वर्चुअल आर्टिस्ट होते हैं। और सिल्विया जो थी वो पेंटिंग्स करती थी। वो फेमस है अपने कन्फेशनल स्टाइल ऑफ पोइट्री की वजह से, क्योंकि अगर आप उनका ये नावल बिल जार पढ़ेंगे तो इसके अंदर उन्होंने अपनी ही ज़िंदगी के बारे में अपने कन्फेशंस दिए हुए हैं। इवन उन्होंने अपनी पोइम एरियल और डैडी के अंदर भी अपने कन्फेशंस दिए हुए हैं। इसके अलावा उनका स्टाइल यूनिक था, डिफरेंट तरीके से रिदम और मीटर को इस्तेमाल करती थी। उनकी थीम जो थी वो फेमिनिस्टिक थी, क्योंकि वो पेट्रियार्की के ख़िलाफ़ लिखती थी, मेल डोमिनेंस के ख़िलाफ़ लिखती थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ट्रबल देखी, उनकी पोइट्री बहुत इंटेंस थी, सेल्फ लोदिंग थी, स्ट्रेस थी, और कम्प्लेक्स थिंकर वो अपनी पोइट्री के अंदर नज़र आती हैं। उनकी झुंझलाहट उनकी पोइट्री के अंदर नज़र आती है। वो मेंटल डिस्ट्रेस थी, मतलब साइकोलॉजिकल इल पर्सन थी, और सही तरीके से उनको कोई इलाज नहीं मिल सका। इस वजह से उनकी पोइट्री, उनकी लाइफ और उनकी सुसाइड सब उसी वजह से हुआ, क्योंकि उनको सही टाइम पे इलाज नहीं मिल सका। उन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर पैरोडी, मेटाफर, सिमिली और ब्लैक ह्यूमर का बहुत इस्तेमाल किया। उनकी फ़र्स्ट पोइम का नाम ही पोइम था, जो पब्लिश हुई 1941 में। और सिल्विया 11 साल की थी तब उन्होंने एक जर्नल में लिखना स्टार्ट कर दिया। 12 साल की थी तो उनका IQ जो था वो टेस्ट किया गया और 160 उनका IQ मिला। इसके अलावा उन्होंने पेंटिंग भी की, जिसकी वजह से उन्हें अवार्ड मिला 1947 के अंदर।
1950 के अंदर उन्होंने कॉलेज स्टार्ट किया फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के ऊपर, और जब वो थर्ड ईयर में थी अपने कॉलेज के तो उन्होंने फर्स्ट सुसाइड अटेम्प्ट की, और वो डेट थी 1953 की। इसके बाद उन्होंने 6 महीने जो हैं वो इलाज हासिल किया, और उसके बाद बिल जार का एक नावल लिखा, और उन्होंने एक डिफरेंट नाम या अनोनमस नेम जो कि था विक्टोरिया लूकस के नाम से लिखा। और जब वो क्लिनिक से बाहर आई इलाज के बाद, तो वो डिप्रेशन कहते हैं कि शॉक थेरेपी उन्होंने ली थी, और उसके बाद उनका इलाज मुकम्मल हो चुका था। 1955 में उन्होंने ग्रेजुएट किया फ्रॉम स्मिथ कॉलेज विद ऑनर्स, और एक फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे ही वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड में गई। उनकी मैरिड लाइफ को देखें तो उन्होंने टेड ह्यूज से मिली, और उनसे मिलने के चौथे महीने के अंदर उन्होंने उनसे शादी करने का फ़ैसला कर लिया। टेड ह्यूज भी एक फेमस इंग्लिश पोइट हैं, और ये इनकी मुलाकात हुई थी कैम्ब्रिज की एक पार्टी के अंदर। 1956 में टेड और प्लैथ ने शादी कर ली थी, और इन्होंने अपनी जो शादी की डेट थी वो जून 16 रखी थी। वो उन्होंने यूलिसिस के लिए ऑनर दिया था जेम्स जॉइस का जो नावल है उस पर। 1957 में ह्यूज और टेड जो थे, प्लैथ और जो ह्यूज थे वो मैनचेस्टर चले गए थे, और प्लैथ ने वहाँ पे टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद 1959 के अंदर वो वापस इंग्लैंड आ गए। 1960 में उनका पहला बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम फरीदा था। उसके बाद उनकी फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री जो पब्लिश हुई वो भी 1960 में हुई, कलोसस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पब्लिक कलेक्शन है पोइट्री की। इसके बाद 1962 में प्लैथ ने एक और बच्चे को पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वो मर गया, वो पैदा नहीं हो सका, यानी कि मिसकैरेज हो गया। 1962 में जो टेड ह्यूज थे उन्होंने प्लैथ को छोड़ दिया एक और वुमेन के लिए, आसिया वेल के लिए। और इसके बाद जो प्लैथ थी वो एक और अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई जहाँ पे W.B. यीट्स भी रह के चुके थे। और फिर 1963 के अंदर एट द एज ऑफ 30 उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। 1982 के जब प्लैथ को पता लगा था कि टेड ह्यूज ने का अफेयर है आसिया वेल के साथ, तो इन्होंने सेकंड अटेम्प्ट की थी सुसाइड की। और फिर उन्होंने उनकी शादी के बाद 1 साल बाद तीसरी अटेम्प्ट की, और फाइनली वो सक्सेसफुल रही और उनकी डेथ हो गई। 1982 के अंदर उन्होंने एक प्राइज़ विन किया और अपनी पोइटिक कलेक्शन की वजह से, और 1912 के अंदर भी उन्होंने एक अवार्ड हासिल किया। अगर उनकी सुसाइड की हिस्ट्री देखें तो उनकी फर्स्ट अटैम्प्ट थी एट द एज ऑफ 20 स्लीपिंग पिल्स खा ली थी उन्होंने। सेकंड अटैम्प्ट जो थी कार एक्सीडेंट था जब उन्हें पता लगा था कि टेड ह्यूज और आसिया का अफेयर चल रहा है। और थर्ड अटैम्प्ट 1 साल के बाद उन्होंने की, जिसमें वो फौत भी हो गई, मर भी गई। और वो गैस ओवन में उन्होंने अपना मुंह दे दिया था और वेट टावल से पूरे रूम को, किचन को कवर कर दिया था, ताकि क्योंकि उसी घर में उनके बच्चे भी मौजूद थे, गैस उन तक ना पहुंचे इसलिए उन्होंने उसको कवर कर दिया था और अपना मुंह ओवन के अंदर दे दिया था गैस चला के। स्लो पॉइजनिंग की वजह से उनकी डेथ हो गई। अगर उनकी वर्क की टाइमलाइन देखें तो कुछ इस तरह से मौजूद है कि 1960 के अंदर उन्होंने क्लोसस का लिखा, फिर एरियल लिखी 1965 के अंदर, 3 वुमेन अ मोनोलॉग लिखी 1968 के अंदर। डिफरेंट जो उनकी इम्पोर्टेंट पोइम्स थी उनके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आपने जो पढ़ी है, जिस हिसाब से पढ़ी है अपने सिलेबस के अंदर, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मेजर थीम्स हम देखें कि कौन सी जो यूज़ की हैं सिल्विया ने अपनी पोइट्री के अंदर, अपने वर्क के अंदर, तो उन्होंने जो थीम्स यूज़ की हैं वो डेथ यूज़ की है। अपने पोइम डैडी के अंदर द कोलोसस के अंदर उन्होंने बात की है, विक्टिमाइजेशन की बात की है। सिल्विया प्लैथ अपने आप को हमेशा विक्टिम समझती थी पैट्रियार्की का, अपने फादर की वजह से और अपने हस्बैंड की वजह से। पैट्रियार्की का जिक्र उन्होंने जगह जगह किया है। अगर आपने पैट्रियार्की की थीम पढ़नी हो तो आप डैडी पढ़ सकते हैं, उसमें उन्होंने साफ तरीके से इसको बयान किया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने नेचर के एस्पेक्ट जैसे कि सी, फॉरेस्ट,
एनिमल्स, इस बारे में उन्होंने काफ़ी पोइट्री की है। सेल्फ कन्फेशनल पोइट्री करती थी, तो अपनी सेल्फ के बारे में वो क्या महसूस करती हैं इस बारे में उन्होंने हर पोइट्री में बयान किया है। बॉडी एज अ ह्यूमन बॉडी कई जगह पे उन्होंने डील किया कि व्हाट हर बॉडी नीड्स एंड व्हाट अदर बॉडीज नीड एंड हाउ दे चेंज, हाउ दे गेट वॉन्टेड। इस मदरहुड को उन्होंने बहुत डिस्कस किया। उन्होंने जब अपने पहली बेटी उनकी पैदा हुई तो उन्होंने जो मदरहुड का एक्सपीरियंस किया उसके बारे में उन्होंने काफ़ी जगह पे जिक्र किया। सेक्सुअलिटी एंड लव थीम रहती है उनकी डिफरेंट पोइम्स के अंदर। अगर आप उनकी पोइम्स पढ़ेंगे तो आपको ये थीम समझ आएंगी। फ़िलहाल उनकी बायोग्राफी के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आती है और आप मेरे नोट्स को यूज़ करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Thank you very much, dear students, for being with me. See you soon, inshallah, in our next session. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Thank you very much again.